रहीम। सबसे पहले तो यार मैं थोड़ा सा रिज़ल्ट को डिस्कस करूंगा, ठीक है जी, क्योंकि आपके लिए रेलेवेंट हो गया मैटर अब। ठीक है जी, रिज़ल्ट में आपने देख लिया होगा कि FAR 1 और कॉस्टिंग में सबसे बड़ा फेलियर है। ठीक है जी, कल मैंने एक वीडियो बनाने की कोशिश की कि उसमें मैं रीज़न एक्सप्लेन करूं कि क्या रीज़न है फेल होने का। तो और कल मेरी काफ़ी लंबी बात भी हुई ICAP के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में, ठीक है जी, और काफ़ी सारी बातें हुई इसमें रिज़ल्ट पे। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम शॉर्टली एक जो है वो मीटिंग भी कॉल करेंगे जिसमें हम तमाम RATs को बुलवाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे कि जी FAR 1 में और कॉस्टिंग में कहाँ लैकिंग आ रही है। तो मैं पहले बात करूँगा FAR 1 पे। देखें FAR 1 का रिज़ल्ट 27% है शायद, ऐसा। तो 27 इज़ ऑलमोस्ट 1/4, बाकी सारी अवाम फेल। अच्छा, किसी भी बड़ी अकाउंटेंसी बॉडी के आप रिजल्ट्स उठा के देखें ना, तो जैसे ACCA है, सिमा है, ICAW है, इनके रिजल्ट रहते हैं तकरीबन 45% प्लस पे। ठीक है जी। अच्छा, ICAP का मामला थोड़ा सा डिफरेंट है और FAR 1 का मामला यह है कि FAR 1 में अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे बच्चों की है जो अभी भी पेपर दे रहे हैं जिन्होंने बचपन में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा। यानी उन्होंने जो है वो AFC क्लियर किया और PRC नहीं था उनका, तो एग्जाम्ड हो गया, आगे आ गए। अब जब एग्जाम्ड हो के आगे आए तो फिर उनके साथ मसला ये हो रहा है कि उनकी बेसिक्स ही नहीं बनी हुई और FAR 1 में ठीक ठाक एडवांस टॉपिक्स हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं बेचारे। वो डेप्रिसिएशन का ही आइडिया नहीं है, ठीक है जी, तो इम्पेयरमेंट कैसे बढ़ेगा वो। ठीक है जी, एक बंदे को यही आइडिया नहीं है कि NRV क्या है, तो सर फिर वो IAS 40 के अंदर जब इन्वेंट्री में चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं उसको समझ ही नहीं आ रही होती, तो वो फंसता है दरमियान में। ठीक है, अब मामला ये है कि लास्ट और लास्ट से लास्ट अटैम्प्ट में ऐसे बच्चों ने जिन्होंने पेपर्स दिए जिनका पिछला जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ा हुआ, 92% बच्चे फेल हुए उसमें। अच्छा, ये स्टैट्स जो है वो ICAP शेयर करता है सबसे, ठीक है जी। इवन वो उसमें भी शेयर कर रहा होता है अच्छा खासा हिस्सा अपने कमेंट्स के अंदर, जो एग्जामिनर कमेंट्स से अगर आप लास्ट अटैम्प्ट के कमेंट्स उठा के देखें, ये लास्ट अटैम्प्ट के तो अभी नहीं आए, लेकिन इससे पिछली अटैम्प्ट के कमेंट्स उठा के देखें तो उसमें लिखा हुआ ये कि जी 92% बच्चा ऐसा है जो फेल हुआ उस क्लस्टर में से जो PRC नहीं पढ़कर आ रहे हैं। फिर सर एक बहुत बड़ा मसला ये है कि आप लोग जब आते हो ना PRC पढ़ के नीचे, तो आपको लगता है कि यार इसी लेवल की मेहनत से ना मैं कैफ के भी पेपर्स पास कर लूँगा। वो आखिरी के 15 दिन पढ़ेंगे हम और फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो निकाल लेंगे। आखिरी के 15 दिन में तो आपके NPO ही कंट्रोल में नहीं आता, ठीक है जी, डेप्रिसिएशन का स्टैंडर्ड ही कंट्रोल में नहीं आता। तो फिर उससे होता ये है कि यार आप जाके पेपर तो दे देते हो। अच्छा, एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो 20 नंबर से कम पे फेल हुई, ये भी मुझे कल पता चला। 20 नंबर से कम पे फेल हुई, 16 नंबर, 17 नंबर। अब देखो यार, एक बंदा फेल हो ना 40 में, 35 प्लस पे, तो लगता है यार उसने तैयारी की थी, कम हो गई चीज़ें। 45 प्लस पे फेल हो रहा था यार, बदनसीबी है। लेकिन यार 20 नंबर से कम पे फेल होना तो क्रिमिनल ऑफेंस है यार। इतना मतलब आपने इतनी बुरी तैयारी की कि MCQs आए उसमें भी आपने 4-5 सही कर लिए होंगे, उसके बावजूद अगर 16-17 नंबर आ रहे हैं यार, फिर इसका मतलब है भैया आप या तो मतलब मिसफिट हो इस प्रोफेशन के लिए, आप नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप बहुत गलत तरीके से चीज़ों को आपने अप्रोच किया है और आप यहाँ तक पहुँचो। और देखिए सबसे बड़ा मसला पता है, जो ICAP का एग्जामिनर भी कहता है कि यार अगर हम पास पेपर जैसा कोई सवाल पूछ लेना तो बच्चा उसको हैंडल कर लेता है, लेकिन अगर हम किसी नए पैटर्न पर सवाल पूछ रहे हैं तो बच्चा बोल्ड हो जाता है। उसकी वजह यह है कि यार आप लोगों में खुद से घर पे बैठ के इंडिपेंडेंटली सवाल सॉल्व करने की सलाहियत ही नहीं होती। पूरा टाइम आप एक टीचर को देख रहे होते हैं, वो आके दिन में 4 सवाल करा के चला जाता है, 2 घंटे की क्लास में 3 सवाल करा। अच्छा, आप भी क्या करते हो, घर जाके वही सवाल सॉल्व कर रहे हो, ठीक है जी, या उससे मिलता जुलता पास पेपर का एक सवाल सॉल्व कर रहे हो। तो यार इस तरीके से नहीं होगा। देखो हमारे टाइम पे, शायद मैं पहले तो बड़ा इसको समझता था कि बुरी बात थी, हमारे टाइम पे टीचर कोई पास पेपर नहीं कराता था, कॉन्सेप्ट दे के चला जाता था। अच्छा, हम पूरा टाइम जलील हो रहे होते थे, एक सवाल लेके बैठे हैं 4 लोग, उसको बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, गलतियां निकल रही हैं, एक दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हम पास हो जाते थे। अच्छा, फिर क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ा, टीचर 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गया। मार्केट में हर बंदा अब ये आवाज़ लगाने लग गया कि जी मैं तो 200 सवाल कराता हूँ, मैं तो 300। अच्छा, कोई ये नहीं क्लेम कर रहा कि मेरे बच्चे इंडिपेंडेंटली 10 सवाल सॉल्व कर सकते। हर बंदा ये क्लेम कर रहा है जी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं। यार मेहनत आपसे करवानी है, आपको इस काबिल बनाना है कि आप जाके पेपर अटेम्प्ट कर सको। अनफॉर्चुनेटली ये उसी लाइन पे हम सब चले जा रहे हैं, ठीक है जी। और चूंकि सर अब ऑनलाइन है
रिकॉर्डेड लेक्चर बच्चे देखते हैं तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है कोई। मैं आपको होमवर्क दे दूं, मैं थोड़ी आगे देख सकता हूं कि आपने होमवर्क किया या नहीं किया। ठीक है जी, कुछ टाइम पहले हमने पोर्टल के ऊपर जो है एक रिस्ट्रिक्शन डाली कि जो बच्चा होमवर्क जमा कराएगा वो अगला लेक्चर देख पाएगा। ठीक है जी, तो जब हमने होमवर्क देना शुरू किया, खामोशी, किसी ने कोई एतराज़ ही नहीं किया। एतराज़ कब शुरू हुआ? आखिरी के 2 महीने में जब उन्होंने पोर्टल खोला और वो आगे गए और आगे नहीं जा रहा पोर्टल। उन्होंने कहा सर ये क्या है भाई? तो जी ब्रेक इवन का टॉपिक है, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ, पोर्टल में मसला है। वो बदबख्त आदमी, उसी लेक्चर में मैंने बताया कि यार आप अगर नहीं करोगे जमा, नहीं सर अभी कैसे करेंगे, अभी तो टाइम गुजर गया, अब तो गेम ओवर है। फिर हमने वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी हमने रिस्ट्रिक्शन। अच्छा खासा बच्चा आखिरी के 2-2.5 महीने में पोर्टल खोलता है। मैं आपको बताऊं नहीं होगा पास। आप बाखुदा FAR 1, टैक्स, कॉस्टिंग और लॉ, ये 4 सब्जेक्ट पास कर लें, 80% चांस है आप CA क्वालिफाई करके निकलेंगे। ठीक है जी, 80% चांस। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पर्टिकुलर 4 सब्जेक्ट्स में जितना बच्चा अपीयर होता है ना, उसमें आधे से ज़्यादा प्रोफेशन इसी स्टेज पे छोड़ के चला जाता है। अब आगे आपने एक डिस्क्वालिफिकेशन पॉलिसी लगाई हुई है। मैं दोबारा कहूँगा, मैं सख्त खिलाफ हूँ किसी का राइट टू एजुकेशन आप छीन लो, इसमें इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेकिन अब एक बच्चा यार, वो मुझे फ़ोन किया कि सर मेरे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है, मेरे 3 ही पेपर बाकी हैं, मैं डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा तुम्हारे 3 पेपर कब से बाकी हैं? सर 2 साल से मेरे 3 ही पेपर बाकी हैं। अब यार आप देखो, आपकी ये प्राइम जवानी है जिसमें आपको क्वालिफाई होके मतलब एक स्टेज पे आके अर्निंग भी शुरू करनी है। अगर आप इसी में लग के यार कोई 2 साल लगा चुके हो, ठीक है जी, और 2 साल में आपका एक पेपर नहीं निकला और आप ICAP से प्लीड कर रहे हो कि जी आप मुझे मज़ीद टाइम दें, तो मैं इंशाल्लाह ताला 6-7 साल में ये 3 निकाल लूँगा मैं। ठीक है जी, मेहनत नहीं करनी हमने, बस मांगना है लोगों से। लेकिन इसके बरक्स मैं उन लोगों का भी रिज़ल्ट डिस्कस करूँगा जिस बच्चे ने जो है वो कॉस्टिंग में मेरिट लिया है, अभी उसके शायद मार्क्स वगैरह उसमें डालेंगे। तो उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि यार उसने इतना अमेजिंग पेपर अटैम्प्ट किया है, जैसे ICAP का सोल्यूशन उसने रख के छापा हो, इतना अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया। लॉ वाले बच्चे की मैंने कल बड़ी तारीफ सुनी उनसे कि यार जिस बच्चे ने, उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आपके जो टीचर लॉ पढ़ा रहे हैं ये दूसरा आपका लगातार मेरिट है। मैंने कहा टीचर का तो है लेकिन बच्चे की भी बड़ी मेहनत है। उसने कहा बहुत कमाल का बच्चा है जिसने मेरिट लिया। कौन किसका आया मेरिट लॉ में? आया हुआ क्लास में हैं? अच्छा CMA में आएगा वो, ठीक है जी, उसका मेरिट आया, उसकी बड़ी तारीफ सुनी। ठीक है जी, ऑडिट वाले ICAP को लगा गया ऑडिट वाला हमारा नहीं है, वो बच्चा शुरू में किसी और कॉलेज से पढ़ रहा था, तो उसने शुरू में RAT वो लिखा हुआ था, इस्लामाबाद का बच्चा वो, उसका गोल्ड मेडल आया, उसको ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कभी यहाँ पे। ठीक है जी, उसने शायद लॉ किसी और कॉलेज से पढ़ा, बाकी पूरा कैफ यहाँ से पढ़ा। एक बच्ची का लॉ में मेरिट आया है, कंपनी लॉ में। बच्चे ऐसे भी मौजूद हैं, ठीक है जी, और बच्चे फिर ऐसे भी मौजूद हैं कि जो 16 नंबर ले रहे हैं। देखिए मैं आपको फिर एक बात बोलूँगा कि अगर आपने ये पेपर्स पास करने हैं ना, तो प्यारे भाई आपको कम से कम एक सब्जेक्ट को दिन के 2.5 घंटे देने पड़ेंगे। आप 1-1.25 घंटे की क्लास लेते हो, इतना ही टाइम आपको घर जाके भी देना है। एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, नहीं दे सकते ये टाइम, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल हो जाएगा। एक मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि जो होमवर्क मैं देता हूँ, ठीक है जी, पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैंने होमवर्क नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था कि जो रिजल्ट में हाल चल रहा है किसी ने हाथ भी नहीं लगाना किसी चीज़ को, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा ही था। ठीक है जी, आखिरी 4 दिनों में तो आपको जिंदा लाश होते हो, आप सोचो में गुम होते हो, इसमें 2 आ जाएंगे, इसमें 4 आ जाएंगे, और इसमें अगर 3 दे दिए तो 52 पूरे हो जाएंगे और नंबर आते हैं 25। ठीक है जी, तो मैं खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ ना, तो मुझे पता है कि आखिरी दिनों में आपसे नहीं पढ़ा जा रहा होता। ठीक, तो मैं इस चीज़ को एडमिट करता हूँ। ठीक है जी, मेरी बेटा आपसे रिक्वेस्ट ये, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस वक्त ना पूरा आपका करियर आपके कंट्रोल में इस पर्टिकुलर जंक्चर पे, लेकिन साल बाद अगर आप नहीं प्रोग्रेस करते हो, यहाँ से पेपर पास नहीं होते, तो फिर उसके बाद पेपर पास करने में भी आपको वो बेनिफिट नहीं होगा जो अभी पास करना। उसका रीज़न ये है कि फर्म्स जितनी भी हैं, बड़ी फर्म्स 4, अब तो पाकिस्तान में 3 रह गई हैं। ठीक है जी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि यार आपकी पूरी एकेडमिक्स की वैल्यू 20% है, 80% वैल्यू है आपकी आर्टिकलशिप की, 80% आपकी आर्टिकलशिप की वैल्यू है। लेकिन ये 80% शुरू होता है जब आप इस 20% में अच्छा परफॉर्म करते हो। ये 20% लाइसेंस है आपको 80% पे लेके जाने का।
आपने पहली अटेम्प्ट में पेपर्स पास कर लिए, 4 अटेम्प्ट में कैफ कर लिया, मैक्सिमम 4 या 5, बहुत तीर मार लिया तो 5 अटेम्प्ट, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप कर लेते हो, आपके पास बड़ी फर्म में जाने का चांस आ जाता। आप बड़ी फर्म में चले जाओ, बाखुदा CA फाइनल का एक पर्चा भी पास नहीं करो, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, एक पेपर भी पास नहीं करना, उधर जाना और इंतकाल कर जाना, ठीक है जी। यहाँ आर्टिकल्स करते हुए कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ आर्टिकल्स कर लोगे ना, उसके बाद जाके ACCA के कोई 4-5 पेपर्स हैं वो दे देना, कोई टेंशन नहीं, आपसे नहीं हो रहा CA छोड़ देना, वहाँ पे ACCA कर लेना, बिग 4 से आपकी आर्टिकल्स होगी, पाकिस्तान से बाहर जाओगे तुम्हें कोई डिफरेंस नहीं होगा तुम में और एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जितने पैसे वो बना रहा होगा उतने पैसे आप बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं है दोनों। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस स्टेज के ऊपर यार थोड़ा सा जान मारनी है, ठीक है जी, थोड़ा सा ईमानदारी से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर आप देख लें, अगर पूरा कोर्स आप देख सकें, ठीक है जी। तो भाई मैंने 2-3 टॉपिक्स पढ़ा दिए छोटे छोटे, बाकी चीज़ें ये कि मैं अच्छी खासी चीज़ें लाइव क्लास में करा दूंगा, कुछ पोर्शन में रिकॉर्डेड दूंगा जो ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ और अच्छा रिकॉर्ड किया हुआ, ठीक है। लेकिन मेरी आपसे इल्तिजा ये है कि यार जो होमवर्क मैं दे रहा हूँ वो रिलीजियसली करो, ठीक है, उसके अंदर नागा नहीं करो और ख़ुद से सवाल उठाओ, खुद से उसको अटैम्प्ट करो, फंसो उसके अंदर। एक पेपर का सवाल आता है ना, ICAP ने एक सवाल एक दफ़ा कॉस्टिंग का पेपर बनाया, मैंने उठाया और पेपर जैसे ही पेपर ख़त्म हुआ, ये 2011 की बात है, ठीक है, उठाया मैंने पेपर, जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने पेपर सॉल्व किया, 4-5 घंटे लगाए और डाल दिया फेसबुक पे। तो मेरे पास एक टीचर की कॉल आ गई कि यार इसमें अगर गलती निकली तो, मैंने कहा निकले गलती भाई मुझे क्या है। अच्छा सोल्यूशन आया, 2011 की बात कर रहा हूँ, सोल्यूशन आया जो मैंने सॉल्व करके डाला था ना, उसमें 5-6 जगह पे मिस्टेक्स थी, ठीक है जी, 5-6 जगह पे मिस्टेक्स थी। अच्छा मैं ये काम करता रहा 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, हर दफ़ा ICAP का पेपर आता था उसी दिन मैं उसका सोल्यूशन डाल देता था। 2021 तक मैंने काम किया, 2021 में भी जो मैंने सोल्यूशन डाला ना उसमें भी 3 गलतियां निकली जब सोल्यूशन आया ICAP का। मुझे पढ़ाते हुए होगा 16 साल, मैं भी पहली अटेम्प्ट में सवाल सॉल्व करता हूँ ना, मुझसे भी गलती होती है। आप खुद सोचो, आप पहली दफ़ा ये पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो, अगर आप इंडिपेंडेंटली ऐसा सवाल सॉल्व करो जो आपने पहले नहीं किया हो तो आपका क्या हाल होगा। मैं चाहता हूँ यार आप 100 दफ़ा इस प्रोसेस से गुजरो, गलती करो, सीखो, गलती करो, गलती करो, गलती करो, गलती करो, आप इतने पक्के हो जाओगे कि यार 100% नहीं तो कम से कम 50-60% पेपर अटेम्प्ट सही से करके आ जाओगे, वो बहुत होगा। आप अक्सर बेशतर 20 दफ़ा जो कॉस्टिंग का पेपर जिनका पास हुआ है ना, उनके मुंह पे एक ही हुआ है, 70 नंबर अटेम्प्ट किए थे निकल गया पेपर, 80 नंबर अटेम्प्ट किए थे निकल गया पेपर। अच्छे खासे लोग आपको ऐसे मिले। मैं आपको सिर्फ 2 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितना काम मैं यहाँ क्लास में करा रहा हूँ वो भी आपने देखना है और आपने होमवर्क करना है, मर जाना लेकिन अपना होमवर्क नहीं छोड़ना, ठीक है जी। ये मैं आपको आज इल्तिजा, रिक्वेस्ट, गुजारिश और क्या बोलूँ, ये 3.5 महीने अपनी ज़िंदगी के एक प्रोजेक्ट बना के चलो। इन 3.5 महीनों में कोई रमज़ान नहीं है कि मैं सर बड़ा मजहबी इंसान हूँ, मैं रोज़ा रखता हूँ और अल्लाह पे एहसान करता हूँ और उस वक्त मैं पढ़ता नहीं हूँ, नहीं है ये। कोई बकरा ईद नहीं है, कोई छोटी ईद नहीं है, कोई 12 रबीउल अव्वल नहीं है, कोई मुहर्रम के 2 दिन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई रिलीजियस इवेंट नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल प्लेन रोड है। कोई आपके पास ड्रामेबाजी नहीं है कि जी मैं वहाँ मसरूफ़ था और मेरा ये रिलीजियस इवेंट था, कुछ भी नहीं है। ये वो बैच है जिसके अंदर आप आराम से 3 पेपर निकाल सकते हो अगर आप क्लास लो, लाइव नहीं, फिजिकल नहीं लेते, घर से लो क्लास, लाइव नहीं लेते, रिकॉर्डेड लो क्लास, लेकिन जितना टाइम की क्लास हो, 1 घंटे की क्लास है, 1 घंटा आप और अपने तरफ से लगाओ, वो होमवर्क सॉल्व करो, ठीक है जी। 2 काम आपने करने। मैं आपको रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं आपको एक एब्सोल्यूट लेवल से थोड़ी सी नीचे की एश्योरेंस दे रहा हूँ। एब्सोल्यूट लेवल तो सिर्फ खुदा ही दे सकता है कि जी मैं बोलूँगा तो होगा, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसा, अल्लाह ताला ही जो गैब का हाल जानता है। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो बंदा इतना कर लेगा ना, नहीं होता वो फेल, वो नहीं होगा फेल, ठीक है। अच्छा आज से मैं जो स्टैंडर्ड शुरू कर रहा हूँ यह है IAS 8, ठीक है। IAS 8 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिससे सवाल आते हैं, अच्छे सवाल आते हैं, 20-20 नंबर के सवाल आते हैं, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लेक्स स्टैंडर्ड है, टेढ़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। शुरू करें अल्लाह का नाम लेके। सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन वाली पॉलिसी, चलो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। ICAP
के दो लेवल्स होते हैं डिसीजन लेने के। एक आई कैप की एजुकेशन कमेटी है, उसने ये चीज़ अप्रूव कर दी है कि जी ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो जानी चाहिए, वो रेफ़र हो गया काउंसिल को। ठीक है, देखो यार आई कैप वाले ऐसे लोग हैं जिनको आप बहुत तरीके से अगर बताएं ना कि पॉलिसी यार यहाँ फ़ायदा दे रही है नुकसान दे रही है, तो वो दुश्मन नहीं है तुम्हारे। वो बैठते हैं देखते हैं अच्छा यार ये पॉलिसी चेंज हो जानी चाहिए। असल में मसला ये है कि फेसबुक पर हर बंदा मुजाहिद बना हुआ है, लेकिन आई कैप से कोई कम्युनिकेट नहीं करता, कोई बात नहीं करता आई कैप से। मुंह के मुजाहिद बहुत हैं, चेंज हो जानी चाहिए पॉलिसी। भाई जो चेंज कर सकता है उससे बात तो करो। ठीक है जी। तो कुछ हैं साथी जिन्होंने, जो मैंने और उन्होंने मिल के हमने एक टीम बनाई थी और आई कैप को हमने इस पर बहुत रिक्वेस्ट किया है, उनको बताई चीज़ें, और वो मैं बताऊं बहुत लॉजिकल लोग हैं, बहुत तरीके वाले लोग हैं। उनको समझ आ गई चीज़ कि हाँ यार ये चीज़ ऐसी है जो मतलब रूल ऐसा लग गया जो नहीं लगना चाहिए था। उन्होंने इसको कंसिडर किया और उन्होंने कहा ठीक है हम इसको जो है वो शॉर्टली थोड़े से टाइम में रिमूव कर देंगे। तो होपफुली ये जो है वो अगले 15-20 दिनों में इसका डिसीजन आ जाएगा। आप अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है जी, जो अपने क्लासेस ले रहे हैं अगले सब्जेक्ट्स के वो लेता रहे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है सर, इन केस अगर ना हुआ तो मेरा इदारा तो आपको आपके पैसे रिफ़ंड कर देगा, बाकियों का मुझे नहीं पता। ठीक है जी, मेरा इदारा जो है वो आपको रोकेगा नहीं कि यार ये आपने तो दे दिए हैं, अब तो अब ये हो चुके हो वो हो चुके हैं, हमारे पास तो एक दफ़ा आना है जाना नहीं है, MQM नहीं है बेटा ये। ठीक है जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। मेरे लिए हलाल और हराम बहुत मैटर करता है। ठीक है जी, मेरे अब्बा जो है वो मज़दूर तबके के इंसान थे, हलाल खिलाया हमें, तो मैं अपने बच्चों को भी हलाल ही खिलाता हूँ। आपका पैसा नहीं लेके जाएंगे, मैं पूरी फ़ीस रिफ़ंड कर दूँगा। ठीक, टेंशन नहीं लें आप तो खैर वैसे रेलेवेंट लोग हैं, आप तो पॉलिसी का इफेक्ट नहीं हो रहे ना। नहीं सर, आ जाएं सर। अच्छा जी, एनी चेंजेस इन द सिलेबस। अच्छा एक चीज़ और भी सुन लो, लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर था ना, ये है हमारे पास एक स्टैंडर्ड लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी। ठीक है, जो पेपर आया था ना सितंबर 22 में वो यहाँ था। ठीक है, और लास्ट अटेम्प्ट का जो पेपर आया ना मार्च 23 का वो यहाँ है। तो आप एक्सपेक्ट करो कि इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में होगा पेपर। ठीक है जी, यानी लास्ट वाले से थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो जो पीछे जिन्नाती पेपर आया था उससे थोड़ा सा हल्का होगा। ठीक है जी, तो ये दिमाग में रखिएगा, ये मेरा हंच नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको बोल नहीं सकता अब आगे। अच्छा जी, अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे, हम पढ़ने जा रहे हैं जनाब IAS 8। IAS 8 है क्या सर? IAS 8 का बड़ा लंबा चौड़ा नाम है, एरर्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ठीक है जी, एंड एस्टिमेट्स, कई सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले ना स्टैंडर्ड को पढ़ने से पहले दो छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है सर। एक चीज़ होती है रिपोर्टेड फिगर्स और एक चीज़ होती है ड्राफ्ट। दोनों में क्या फ़र्क है मुझे बताएं सर। हम बना रहे हैं इस साल की बैलेंस शीट। बैलेंस शीट होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको आप बैलेंस शीट भी कहते हैं। सर मेरे पास 2022 अगर करंट ईयर है तो 2021 मेरे पास क्या आ रहा होता है? कंपैरेटिव ईयर आ रहा होता है। कंपैरेटिव ईयर का मतलब लास्ट ईयर ये फिगर्स थी। सर यहाँ मिसाल के तौर पर सर मेरे पास पीपी आ रहा है, मिसाल के तौर पर मेरे पास इन्वेंट्रीज आ रही हैं, एक ये इस साल की हैं और ये लास्ट ईयर की हैं। अच्छा, लास्ट ईयर 2021 का कॉलम है, ये लास्ट ईयर कहाँ आ रहा होगा? करंट ईयर में आ रहा होगा। ऐसा इसका मतलब है ये फिगर ऑलरेडी पब्लिक को पता है। ये लास्ट ईयर क्या हो चुकी है? ये लास्ट ईयर हो चुकी है रिपोर्ट। तो मैं इसको क्या नाम दूंगा जनाब? रिपोर्टेड। ऐसा? अच्छा, ये जो 2022 है ये पब्लिक में पहली दफ़ा जा रही है। ऐसा? अभी तक पब्लिक में गई नहीं है, अभी हम अकाउंट्स फाइनल करेंगे तो पब्लिक में जाएगी है। तो इसका मतलब है ये फिगर कौन सी है? ये है ड्राफ्ट। ऐसा? अच्छा, याद रखिएगा अगर आप किसी भी रिपोर्टेड फिगर को चेंज करोगे तो आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज किया। ये आपको डिटेल नोट्स देने पड़ेंगे। किसको चेंज करोगे आप? अगर रिपोर्टेड फिगर को चेंज करोगे। ड्राफ्ट फिगर तो चूंकि पब्लिक को पता ही नहीं है, तो अगर आपने इसमें चेंज कर भी दी कोई चीज तो बताने की जरूरत ही नहीं भाई। अब आपने मिसाल के तौर पर सेल्स करंट ईयर की गलत बुक कर दी, आपको याद आया जी गलती हो गई यार, हमने जो है ना फर्नीचर की सेल्स अपनी सेल्स में डाल दी है, हटा दो उसको, पब्लिक को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अगर कोई रिपोर्टेड फिगर चेंज होगी तो पब्लिक को क्या करना पड़ेगा?
अच्छा, अब सवाल आता है रिपोर्टेड फिगर चेंज क्यों होगी? रिपोर्टेड फिगर चेंज क्यों होगी? सर गौर से सुनना, इसके दो रीजंस हैं। मैं पहला रीजन डिस्कस करने जा रहा हूं। रिपोर्टेड फिगर चेंज होती है जब एरर्स होते हैं। क्या होते हैं? एरर्स दो टाइप के होते हैं। ये कौन से एरर्स हैं? प्रायर ईयर एरर्स। ठीक है जी, कौन से एरर्स? जो पिछले साल के एरर्स हैं। तो मुझे बताएं, पिछले साल में अगर कोई गलती हुई है तो गलती दो टाइप की हो सकती है। या तो गलती होगी इममटीरियल, या गलती होगी मटीरियल। हाँ जी, तो अगर गलती मटीरियल है तो आपको पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाजमी चेंज करने, लाजमी चेंज करने। जैसे कि गलती क्या हो सकती है सर? मिसाल के तौर पर आपने एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी और गलती से आपने उसको पीपी में डाल दिया, तो आपने उसको डेप्रिशिएट भी कर दिया होगा, रीवैल्यू भी नहीं किया होगा। अब आपको इस साल याद है कि ओहो गलती हो गई यार, वो प्रॉपर्टी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, वो तो फेयर वैल्यू पे जानी चाहिए थी, तो हमने गलती कर दी। अब बताओ गलती पता कब चली है? 2022 में, लेकिन 2021 की फिगर्स क्या है? गलत है। अब अगर सर ये एक मटीरियल अमाउंट है, व्हाट इज मेंट बाय मटीरियल? आप ध्यान में रखना, एनीथिंग अबव 5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% है तो हम उसको क्या करेंगे? ये कौन सी अमाउंट है? मटीरियल अमाउंट। अच्छा, एग्जाम में आपको जजमेंट लेने की जरूरत नहीं होगी, आपको एग्जामिनर बताएगा ये एक मटीरियल एरर है। ठीक है, अब बताएं अगर मटीरियल एरर है तो हम क्या करेंगे? रिपोर्टेड फिगर्स को चेंज करेंगे। अगर इममटीरियल एरर है तो आपकी मर्जी, आपकी, आप चेंज करें आप ना करें, बेहतर है कि चेंज ना करें। क्यों खामखा रिपोर्टेड फिगर को चेंज करेंगे? अगर आपने रिपोर्टेड फिगर को चेंज किया फिर आप यहां लिखोगे, क्या लिखोगे? रीस्टेटेड। क्या मतलब? कि हमने उसको रीस्टेट किया है। अब बताओ, पब्लिक को आपको बताना पड़ेगा कि यार ये चीज़ चेंज हुई है तो क्यों चेंज हुई है। आप बताओगे जी हमने नशे की हालत में लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया था? पीपी में डाल दिया था, और फिर सोने पे सुहागा ही उसको रिवैल्यू भी नहीं किया, और फिर घटिया हरकत ये की कि हमने उसको डेप्रिशिएट भी कर दिया। तो ये सारी गलतियां हुई और हम सारी एक साथ सही कर रहे हैं। और आपके पास जो फिगर 2021 की अब नजर आ रही है, आपके पास जो पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसमें ये फिगर नहीं आ रही होंगी। तो आप एक काम करें, जरा इस पर रिलाई कर लें, हमसे गलती हुई थी। अब बताएं सर अगर गलती करंट ईयर में हो तो? पब्लिक को बताने की जरूरत ही नहीं है कि करंट ईयर पे लिखूं रीस्टेटेड। नहीं ना, री तो हो गई नहीं ना, तो पहली दफा स्टेट होने जा रहा है, तो रीस्टेटेड का तो लफ्ज ही सही नहीं है। अच्छा, ये बात हो गई किसकी? ये हो गई जनाब बैलेंस शीट की। ऐसा गौर से देखना दोस्त। अब इसी तरह अगर मैं बात करूं, सर मेरे पास एक और स्टेटमेंट आ रहा होता है। कौन सा स्टेटमेंट आ रहा था सर? सर हमारे पास आ रहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, यानी जिसको आप पीएनएल कहते हो। इसमें करंट ईयर अगर 2022 है तो लास्ट ईयर क्या है? 2021। अब बताएं सर ये जो फिगर्स हैं ये 2021 वाली हैं, कौन सी हैं? ये हैं रिपोर्टेड। ऐसा, अब बताओ सर, और ये जो फिगर है ये ड्राफ्ट है। बताएं सर लास्ट ईयर हमने पीपी को, आईपी को, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में डाल दिया, क्या गलती की होगी? डेप्रिसिएशन बुक कर दिया होगा, तो वो लास्ट ईयर के पीएनएल में आ रहा होगा। फेयर वैल्यू की रिकॉर्डिंग नहीं की, ये भी लास्ट ईयर के पीएनएल में आ रहा होगा ना भाई। फेयर वैल्यू नहीं रिकॉर्ड ही नहीं की, गेन या इनकम था, लॉस था, हमने उसको बुक नहीं किया। हमने क्या कर दिया? डेप्रिसिएशन बुक कर दिया। गलतियां हैं। अब बताओ लास्ट ईयर की रिपोर्टेड फिगर को चेंज करोगे तो क्या लिखोगे उसके ऊपर? रीस्टेटेड। ऐसा, अब बताएं रीस्टेटेड का वर्ड कब यूज करेंगे हम? जब प्रायर ईयर के मटीरियल एरर्स होंगे तो। ठीक है जी, क्या वर्ड है? प्रायर ईयर के मटीरियल एरर्स होंगे। ऐसा, अच्छा जी। अब बताएं जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये एज एड बनता है? साल के आखिरी दिन जो जो चीज़ें पड़ी हम यहाँ डाल देंगे बैलेंस शीट के ऊपर। पीएनएल में क्या होता है? फॉर द ईयर जितनी ट्रांजैक्शंस है वो आ जाती हैं। सेल्स पूरे साल में कितनी हुई, सर खरीदी कितनी गई गुड्स, ठीक है जी, खराब कितनी हुई, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने थे, सैलरीज कितनी दी, टैक्स कितना पे किया, इंटरेस्ट कितना पे किया, ये सारी चीज़ें कहाँ रही होती हैं? पीएनएल में। एक तीसरा स्टेटमेंट बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बोर्ड पे देखना दोस्त, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, बोर्ड पे देखना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक मूवमेंट है। क्या? एक मूवमेंट क्या होता है?
मूवमेंट का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को रिकंसाइल करना। गौर से देखना, मुझे बताएं हमारा करंट ईयर कौन सा है इस पूरी एग्जांपल में? 22। लास्ट ईयर कौन सा है? 2021। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आमने सामने नहीं बनती है, फिर कैसे बनती है? ऊपर नीचे बनती है। पहले हम बनाएंगे किसकी? सर ओपनिंग बैलेंस 2021, ठीक है जी। फिर हम इसमें डालेंगे सारी ट्रांजैक्शंस, क्या डालेंगे? सारी, क्या आ जाएगा मेरे बच्चों मेरे पास? क्लोजिंग बैलेंस 2021। ये क्लोजिंग जो 2021 का ये क्या बन जाएगा? 2022 का ओपनिंग बन जाएगा। फिर इसमें हम क्या डालेंगे? ट्रांजैक्शंस फॉर 2022, और क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस फॉर 2022। ऐसा मुझे बताएं, आपको नहीं लगता कि ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये लास्ट ईयर भी रिपोर्ट हुआ है, तो इसको मैं क्या नाम दूं? रिपोर्टेड। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये क्या हो रहा है? ये पहली दफा रिपोर्ट होने जा रहा है, ये क्या है? ड्राफ्ट। ऐसा अब बताएं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हम क्या बताते हैं पब्लिक को कि हमारे पास ओपनिंग इक्विटी इतनी थी, फिर ड्यूरिंग द पीरियड हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतने शेयर्स इशू किए, इतना ये किया, इतना वो किया। ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग इक्विटी से रिकंसाइल करते हैं, ठीक है जी। फिर इसी तरह ओपनिंग इक्विटी को क्लोजिंग इक्विटी से रिकंसाइल करते हैं। बैलेंस शीट बनती है एज एट, प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ ट्रांजैक्शन आ रही होती हैं, और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मूवमेंट आ रही होती है। क्या आ रही होती है? मूवमेंट का मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग रिकंसाइल। ओपनिंग और भाई आप घर से निकले 100 रुपए जेब में रख के, कॉलेज पहुंचे हो जेब में 30 रुपए बचे हैं, तो ओपनिंग 100 है, क्लोजिंग कितना जी? तो भाई पैसे कहां गए ये आपने रिकंसाइल करके बताना है, पब्लिक को बताना है कि जी पैसे यहां खर्च हुए, यहां खर्च हुए, यहां खर्च हुए, ये रिकंसिलिएशन कहलाती है। तो मुझे बताएं मूवमेंट या रिकंसिलिएशन किस में बनती है? स्टेटमेंट ऑफ। हम कहते हैं जी हमारे पास ओपनिंग इक्विटी इतनी थी, ड्यूरिंग द पीरियड हमने इतना पैसा कमाया, इतना बांट दिया, ये रह गया, ठीक है जी। पीएनएल क्या बनेगा? सिर्फ ट्रांजैक्शंस। बैलेंस शीट क्या है जी? तो बताएं सर एज एट बैलेंस शीट आमने सामने बन रही है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आमने सामने बन रही है। मूवमेंट कैसे बनेगी? ऊपर से नीचे की तरफ सर, ऐसा। अब बताएं ऊपर का पूरा पोर्शन क्या है? रिपोर्टेड। नीचे का पोर्शन क्या है? ड्राफ्ट। ऊपर के पोर्शन में कोई चेंज आएगा आपको पब्लिक को बताना पड़ेगा कि गलती हुई, और क्या लिखोगे? रीस्टेटेड। नीचे के पोर्शन में कोई चेंज आएगा तो रीस्टेटेड नहीं होगा। मैंने आपके सामने सर 3 स्टेटमेंट्स रखे हैं और आपको मैंने ब्रीफली एक चीज बताई है, अगर गलती हो तो क्या पिछले सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करते हैं? हाँ, अगर वो गलती क्या हो? मटीरियल हो, तो आप क्या करोगे? पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेंज करोगे, ऐसा है। और मुझे बताएं अगर गलती मटीरियल है तो फिर हमारी मर्जी है हम उसको चेंज करें या ना करें, हम उसको सारी गलती को करंट ईयर में भी टिका सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी। अब बताएं अगर मटेरियल है तो हम सर पिछले साल को चेंज करेंगे? यस सर। क्या पब्लिक को बताने की जरूरत है? हाँ सर। लास्ट ईयर 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने लोगों को दिए हैं, वो घर में लेके बैठेंगे, कंपेयर करेंगे 2021 का ये वाला कॉलम जो आप इस दफा दे रहे हो और लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, क्या निकलेगा उसमें? डिफरेंस निकलेगा। कहेगा यार इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहां से आ गई, पिछले साल तो नहीं थी। अब 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पुराने भी पड़े हैं, उसमें तो नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये कहां से आ गई? तो आप अगर कोई फिगर भी चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? अब बात सुनना टेक्निकल, अगर आपने 2021 की क्लासिफिकेशन भी चेंज की ना, क्लासिफिकेशन समझते हो? आपने 2021 में एक एक्सपेंस डाला हुआ था अदर एक्सपेंस में, अब आपने निकाल के उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया, आपको ये भी पब्लिक को बताना पड़ेगा, आपको ऊपर क्या लिखना पड़ेगा इसकी? रीस्टेटेड। आपने उसका फॉर्मेट भी चेंज किया तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर आपने पब्लिक को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं 2021 के, इस दफा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जाएंगे, वो क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे कि यार ये क्या हो गया। ये बात समझ आती है? अब मैं इस पूरी डिस्कशन में मैंने आपको 3 पॉइंट समझाने थे। क्या आपको ये समझ आ गया कि प्रायर ईयर के इमटेरियल एरर्स को हम करंट ईयर में एडजस्ट करते हैं? क्या आपको ये बात समझ आ गई कि प्रायर ईयर के मटेरियल एरर्स को हम कहाँ एडजस्ट करेंगे? लास्ट ईयर में जाकर एडजस्ट करेंगे। सर अगर लास्ट ईयर की एक भी फिगर चेंज हुई तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा? रीस्टेटमेंट का वर्ड लिखना पड़ेगा, ऐसा है। करंट ईयर की फिगर्स क्या है? ड्राफ्ट हैं, इसमें अगर आपने कोई चीज चेंज कर दी तो ऊपर लिखने की जरूरत है रीस्टेटेड? नहीं सर, ये बात भेजे में बैठती है। ब्रीफ सी मैंने आपको 3 स्टेटमेंट्स पे एग्जांपल दी है, पक्का आप इसको नोट कर रहे हैं और हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं। इमटेरियल मटेरियल को कैसे क्लासिफाई करेंगे? मैंने आपको बताया कि सर एनीथिंग दैट इज
5% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, या इससे ज़्यादा है तो हम उसको मटेरियल कंसिडर करते हैं, लेकिन आपको डिसीजन नहीं लेना पेपर में, ये डिसीजन आपको एग्जामिनर खुद लेके देगा, बताएगा आपको। मैक्सिमम पेपर की रिस्ट्रिक्शंस पे क्या अपडेट है ये मुझे नहीं पता बेटा, ये मैं पता करवा सकता हूँ आपको, मैं बता दूंगा कि आगे जाके क्या होने वाला है। जी मेरा बच्चा, वेरी गुड सर। ऑडिटर अपने रिपोर्ट में लिखता है कि हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। क्या देते हैं? रीजनेबल एश्योरेंस का क्या मतलब होता है? मैंने आपको उस एग्जांपल भी दी थी कि पीएसओ के कितने पेट्रोल पंप्स हैं? कुछ हज़ारों में। ऐसा है, हर बंदा पीएसओ के पेट्रोल पंप पे अगर रोज़ का हिसाब किताब देखे तो कोई 200-250 लोग पेट्रोल भरवाने तो आते ही होंगे, ठीक है जी, एवरेज। तो सर आप लगा लें कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन होती हैं पूरे साल में, उसको वेरीफाई करने के लिए ऑडिटर जाता है, कितने लोग लेके? 7-8 लोग जाते होंगे पीएसओ को ऑडिट करने के लिए। 2 महीने में ऑडिट करना है, पूरे साल की हज़ारों पंप्स पे ट्रांजैक्शंस की ऑडिट हो रही है, कितने लोग कर रहे हैं? 7 लोग। तो वो पूरा तो नहीं कर सकते ट्रांजैक्शंस को ऑडिट, वो क्या करते हैं? सैंपल बेसिस पे काम करते हैं और कहते हैं अगर ये सैंपल सही है तो बाकी भी सही होगा। तो उस सैंपल में चीज़ें क्या निकल सकती हैं? ख़राब निकल सकती हैं, ठीक है जी। तो जजमेंट पे सारा चल रहा होता है। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिलियन ट्रांजैक्शंस में से 30 ट्रांजैक्शन उठाई जाती हैं। कितनी? 30। उसमें से अगर एक ट्रांजैक्शन गलत निकलती है तो 10 और उठाई जाती है। ये मैं आपको मेथड बता रहा हूँ केपीएमजी का। उन 10 में से अगर एक गलत निकली तो 10 और उठाई जाती हैं, और अगर उसमें से एक भी गलत निकली तो हम कंक्लूड कर देते हैं कि कंट्रोल्स बकवास हैं, गलतियां बहुत हैं। लेकिन अगर पहले 30 में से कोई गलती नहीं निकली तो हम कहते हैं कंट्रोल इतने स्ट्रांग है कि गलती होने का चांस नहीं है, खत्म। आ रहा है बेटा, अक्सर बता रहा हूं उसके बारे में। इमटेरियल चेंज को, अच्छा लेफ्ट राइट हो सकता है, क्या मतलब? अच्छा, अल्लाह के वास्ते करंट ईयर का कॉलम पहले बनेगा और लास्ट ईयर का कॉलम उसके बराबर में बनेगा। पुराने कैश फ्लो के सवालों में कभी कभी आईकैप के एग्जामिनर ने ये हरकत की है कि लास्ट ईयर को पहले बना दिया, करंट ईयर उसके बाद बना दिया, ठीक है जी। क्योंकि मैं एक दफ़ा कैश फ्लो का सवाल लेके बैठा, मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, टैली ही नहीं हुआ, ठीक है जी। और सवाल में अजीब व गरीब चीज़ ये आ रही है कि एक्विजिशन की फिगर दी है, सवाल सॉल्व करो और एक्विजिशन आ रही है। बाद में मैंने जब ऊपर देखा कि दोनों की हेडिंग डली हुई है जी, करंट ईयर बाद में आ रहा है, लास्ट ईयर पहले आ रहा है। तो अल्लाह के वास्ते ऊपर एक तो हेडिंग देख लेना एग्ज़ाम में, लेकिन आम हालात में आप अपने होमवर्क ड्राइव पे अपलोड होंगे या व्हाट्सएप पर देंगे? नहीं बेटा, मैं व्हाट्सएप पर देता रहूँगा, व्हाट्सएप पे ही आप लोगों ने लेना है। ड्राइव से होता ही है कि फिर वो दुनिया जहान में फैल जाता है और फिर अगले अटैम्प्ट में उसके ऊपर आ जाता है मोहम्मद शहबाज गाजी, ठीक है जी। कोई एक XYZ टीचर लगा के अपने नाम से वो डाल देता है। क्योंकि 3-4 अटैम्प्ट पहले मेरे MFA के ये हाल था कि लेक्चर में मैंने अगर यहाँ निशान लगाया तो एक हज़रत ने वहीं निशान लगाया, ठीक है जी। जो कहानी मैंने अपनी सुनाई है कि जी मैं एक फाइनेंस सेक्टर में था, उसने अपने दोस्त पर रख के सुना दिया, ठीक है जी। फिर उसको खैर लड़कों ने, काफ़ी सारे बच्चों ने उसको पिन पॉइंट किया, तो बात तो तब भी नहीं आया। सर क्या CMA में, हाँ वही लेके चलेंगे हम, ओवरहेड्स, ठीक है मैं कर देता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ बेटा। नहीं नाम नहीं लो किसी का यार, सबको पता है। चलो जी यार, अगर हम कल किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को यहाँ बुलाएं तो तुम लोग तो वो वाला हाल नहीं करोगे ना जो कल हुआ है? नहीं देखा तुम लोगों ने? लम्स यूनिवर्सिटी में
यानी लम्स खुद यूनिवर्सिटी उसमें शामिल है। लम्स जो है वो गए थे हमारे प्लास्टिक के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, और वहाँ बच्चों ने जो है ना उनको लेके दे दी, ठीक है जी। नहीं, चेंजेस कुछ नहीं है बेटा कोर्स में। चलो जी आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो। बढ़े आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, अब दो चीजों को आपने कनेक्ट करना है सर, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चों, ये दो स्टेटमेंट है हमारे सामने। एक है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बोर्ड पे देखिएगा, सारी चीजें छोड़ दें सर। 2022 हमारा करंट ईयर है, 2021 हमारा अज्यूम करें 2021 कंपनी का पहला साल था। क्या था? फर्स्ट ईयर था। तो इधर क्या आया होगा सर? प्रॉफिट आया। अज्यूम करें सर 300 रुपये का प्रॉफिट यहाँ है और 450 रुपये का प्रॉफिट इधर आया। डन। 2 सालों के प्रॉफिट्स आपके सामने। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी किस साल से शुरू होगी? ओपनिंग बैलेंस 2021। भाई 2021 में तो काम शुरू हो रहा है, तो ओपनिंग बैलेंस तो कुछ नहीं होगा ऐसा। अब मुझे बताएं सर, हमारे पास ये मैं बात कर रहा हूं रिटेन्ड अर्निंग की। किसकी? ये रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जो आप प्रॉफिट कमाते हो रिटेन्ड अर्निंग में जमा करते हो, ऐसा। तो हमारे पास ये रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है। इसका मतलब है आज से पहले हमने कोई प्रॉफिट नहीं बनाया। अब बताएं सर, हमने ड्यूरिंग द पीरियड को प्रॉफिट कमाया कितने का? 300 रुपये का। ये हम डाल देंगे रिटेन्ड अर्निंग। ओपनिंग जीरो क्यों है? पहला साल है सर, कुछ नहीं कमाया, अभी कमाया 300, खत्म हो गया साल। इस 300 रुपये में से हमने दे दिया डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है जी? भाई जो बंदा पैसे दे रहा है कंपनी को, बिजनेस को पैसे दे रहा है, वो अपना रिटर्न भी तो चाहता होगा ना उस पर। तो हम क्या कर रहे हैं, 300 रुपये के प्रॉफिट कमाने के बाद उसको 140 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। सर ये डिविडेंड कितना हो सकता है? मैक्सिमम। प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता। किससे ज्यादा नहीं हो सकता? प्रॉफिट से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐसा। प्रॉफिट कौन सा? अब तक का कमाया गया या करंट ईयर का है? करंट ईयर का या अब तक का कमाया गया? इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं। करंट ईयर का नहीं है, ठीक है, अब तक का कमाया गया, ठीक है। नेगेटिव में नहीं हो सकती आपकी रिटेनिंग अनलेस कि आप लॉसेस में चले जाओ, ठीक है। अब बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना। आगे हमने डिटेल में इसको देखना है कि करंट ईयर देखना है या एसेट देखना है। बहुत इसमें कॉम्प्लिकेशन है, ध्यान रखना। कितना हमारे पास रिटेनिंग रह गया? इसको क्या नाम दूं? 2021। ये है क्या? क्लोजिंग बैलेंस किस चीज का है? भाई ये वो प्रॉफिट है जो कमाया है लेकिन बांटा नहीं गया। ये कमाया गया लेकिन बांटा नहीं गया। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ, इस साल का प्रॉफिट है कोई? कितने का? 450। कितना हो गया प्यारे भाई? 610। ये क्या आ गया जी? अज्यूम करें मेरे पास 2022 में कोई डिविडेंड नहीं दिया गया। ये क्या आ गया मेरे पास? आपको प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी का कनेक्शन समझ आ रहा है जी? बताएं, जो प्रॉफिट्स हमारे पास साल के एंड में बचते हैं, इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं सर? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग्स में, ऐसा। ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ऐसा। ये बात भेजे में बैठती है सर? ये बात समझ आती है? अब बताएं सर, अगर मैं आपको कहूँ सर मेरे पास लास्ट ईयर का प्रॉफिट गलत है, तो लास्ट ईयर के प्रॉफिट को मैं रीस्टेट करूंगा। हेलो, मैं देख लेता हूँ बेटा, अभी मुझे बताता हूँ मैं, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताएं लास्ट ईयर का प्रॉफिट में गलती है, तो सर इसका मतलब ये है कि ये प्रॉफिट भी गलत है। अब बताओ, अगर चेंज करूंगा तो इस पर भी क्या लिखूंगा और यहां भी क्या लिखूंगा? ये बात समझ आ रही है आपको? सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग का कनेक्शन समझ आया? मुझे बताएं रिटेन्ड अर्निंग है क्या? आज तक का वो प्रॉफिट जो हमने डिस्ट्रीब्यूट
नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अब ये लॉजिक समझ आई कि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मूवमेंट क्यों दिखाते हैं। हम ये बता दें जी ओपनिंग में कुछ नहीं था, 2021 में क्या आया हमारे पास 300 का प्रॉफिट आया, क्या एंड तक यही प्रॉफिट था सर, हमने उसमें से कुछ बांट दिए, फिर कितने रह गए 160। अच्छा फिर क्या हुआ सर, अगले साल हमने 450 और कमाए, अच्छा फिर कितने रह गए। तो सर यहाँ पर मूवमेंट बताना जरूरी है। ऐसा सर ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी किस चीज़ के लिए, सर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इस साल की ट्रांजैक्शन जो है उसमें हमने कितना प्रॉफिट बनाया और ये प्रॉफिट हमने कहाँ डिपॉजिट किया, रिटेन्ड अर्निंग्स में। ये बात समझ आ रही है। अब बताएं प्रॉफिट खराब तो रिटेन्ड अर्निंग भी, प्रॉफिट खराब तो रिटेन्ड अर्निंग भी खराब। ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। मैं बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूँ, ये समझ आया। मुझे बताएं मैंने अब तक आपको 4 बातें समझा दी हैं। मुझे बताओ बैलेंस शीट एज एट है, एज एट हमारे पास क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, ट्रांजैक्शन है, ड्यूरिंग द पीरियड हमने कितने कमाए कितने गंवाए, ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ रिटेन्ड अर्निंग की। बता रिटेन्ड अर्निंग क्या है, आज तक का कमाया गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऐसा तो रिटेन्ड अर्निंग की मूवमेंट दिखाओगे, ऐसा मूवमेंट में क्या दिखाएंगे हम, ओपनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कितना है, ड्यूरिंग द पीरियड और कितना कमाया, ड्यूरिंग द पीरियड बांटा कितना और क्लोजिंग में कितना रह गया। ऐसा इससे क्या पता चलेगा, स्टेटमेंट से क्या पता चलेगा कि कंपनी का पोटेंशियल टू पे डिविडेंड कितना है, मजीद कंपनी कितना डिविडेंड बांट सकती है, कितना बांट सकती है कंपनी मजीद डिविडेंड, 610 रुपए का। ये बात समझ आती है, ये बात भेजे में बैठती है। मैं बिल्कुल आराम से लेके चल रहा हूँ, ये समझ आ गया हो तो कॉपी कर लें सर, शाबाश। समझाना बहुत आसान हो जाएंगे सर। 2019, 2020, 2021, 2022 ये 4 साल हैं सर। इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, ये 4 सालों का प्रॉफिट है, ठीक है। करंट ईयर कौन सा है हमारे पास 22, लास्ट ईयर कौन सा और ये क्या है, ये प्रायर टू लास्ट ईयर है। प्रायर टू लास्ट ईयर का मतलब लास्ट ईयर से भी पहले के साल। अब देखें पाकिस्तान में चलता है जनाब IFRS। IFRS कहता है जनाब जब आप स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाएं ना तो आप उसमें दिखाएं 2022 का कॉलम जो कि करंट ईयर है और 2021 का कॉलम बताएं जो कि लास्ट ईयर है। इससे पहले की कॉलम दिखाना नहीं है ज़रूरी। आप दिखाना चाहो तो आप दिखा सकते हो, लेकिन कोई नहीं दिखाता। कंपैरेटिव कितने साल का आता है, 1 साल का आता है। कंपैरेटिव का मतलब है बराबर में कितने कॉलम आते हैं, 1। लेकिन अगर आप जापान में देखें ना जाके, तो जापान में 9 कॉलम्स होते हैं कंपैरेटिव में, 10 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं। कितने साल के, तो इधर आ रहा था 2022, 21, 20, 19, 18, 17। लेकिन पाकिस्तान कंप्लाइंट है किसका, वो कहता है जी एक ही कंपैरेटिव ईयर आपने देना है, करंट ईयर उसके बराबर में कंपैरेटिव, बस और कुछ नहीं। अब बताएं सर इसी तरह मेरे बच्चों मेरे पास चल रहा होगा क्या चीज़, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, किसका कॉलम, रिटेन अर्निंग का कॉलम। मेरे प्यारे बच्चों मेरे पास इधर आ रहा होगा 2021 का ओपनिंग, फिर इसमें आ रहा होगा क्या चीज़, प्रॉफिट किसका 2021 का, क्या आ जाएगा मेरे पास 2021 का क्लोजिंग। ऐसा फिर इसके बाद मेरे बच्चों इसमें क्या ऐड होगा सर 2022 का प्रॉफिट। ऐसा फिर इसमें क्या आएगा सर 2022 का प्रॉफिट ऐड होने के बाद सर क्लोजिंग आ जाएगा किसका जी 2022 का। मेरा सवाल है गौर से सुनना, 2019 का प्रॉफिट कहाँ है इस वक्त सर, इस 2021 के ओपनिंग रिटेन अर्निंग में मौजूद। ऐसा है, यहाँ मौजूद है, यहाँ मौजूद है। ऐसा है, क्यों सर 21 से पिछले सारे प्रॉफिट्स कहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि तो मूवमेंट है। ऐसा तो 19 का प्रॉफिट यहाँ है, 20 का प्रॉफिट कहाँ है, 20 का भी इसी में शामिल है। ऐसा 21 का प्रॉफिट कहाँ है सर, 21 का प्रॉफिट आ रहा है सर यहाँ पर। ऐसा अब बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं 21 में गलती है, 21 का प्रॉफिट गलत है, तो ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग गलत है या सही है, सही है ये, क्योंकि इसमें प्रॉफिट कहाँ का है 19 का और 20 का प्रॉफिट इसमें शामिल है, 21 का प्रॉफिट इसमें शामिल
तो अगर 21 में कोई गलती है तो वो इसमें शामिल नहीं है। 21 की गलती कहां शामिल है? 21 के प्रॉफिट में सर वो नजर आ रहा है वहां पे। अच्छा जी 22 में गलती है तो ये वाला प्रॉफिट आउट है। अच्छा ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। गलती किसमें सिर्फ? अब सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, गौर से सुनना। अगर मेरे पास 2022 का प्रॉफिट गलत है, मुझे क्या करना चाहिए? आप इस साल को आगे चेंज कर दें, कर दोगे? अब देखो मैं ये मिटाऊंगा बाद में, ये चेंज कर दोगे और इसके नतीजे में क्या चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा। मानते हो? ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, पक्का? आवाम को बताने की ज़रूरत है कि आपने गलती की थी? नहीं। चलो जी इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब बात बताओ जी, गलती 2021 की है, क्या चेंज होगा? ये चेंज होगा, ये चेंज होगा और साथ में ये चेंज होगा। ऐसा है? करंट ईयर सॉरी लास्ट ईयर का पीएनएल भी चेंज होगा और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में यानी रिटेनिंग में एक लाइन भी चेंज होगी। ऐसा? ये बात समझ में आती है? अच्छा जी, व्हाट इफ की गलती इन दोनों में है तो पीएनएल में कोई चेंज आएगा? नहीं सर, क्यों? 22 में भी कोई गलती नहीं है, 21 में भी कोई गलती नहीं है। ये दोनों गलतियां कहां से एडजस्ट होंगी? ये होंगी जी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। ऐसा? ये गलतियां कहां से एडजस्ट होंगी? अब बताओ करंट ईयर की गलती कहां एडजस्ट होती है? करंट ईयर के प्रॉफिट में। लास्ट ईयर की गलती कहां एडजस्ट होती है? लास्ट ईयर के प्रॉफिट में। और इससे पिछले की सारी गलतियां कहां एडजस्ट होती है? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग में। कहां पर? ना करंट ईयर के प्रॉफिट में, ना लास्ट ईयर के प्रॉफिट में। किस जगह पे? अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, व्हाट इफ के इधर 2021 के साथ 2020 भी आ रहा होता, 18 भी आ रहा होता, 19 भी आ रहा होता, तो फिर हमारे लिए उसी सालों के प्रॉफिट में जाके उसको चेंज कर देते, कोई टेंशन ही नहीं होती। लेकिन चूंकि हमारे पास कंपैरेटिव ईयर एक ही है तो हमें क्या करना पड़ता है? करंट ईयर की गलती को करंट ईयर में एडजस्ट कर दो प्रॉफिट एंड लॉस में, लास्ट ईयर की गलती को लास्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में एडजस्ट कर दो। उससे पुरानी सारी गलतियों को आपको कहां जाकर एडजस्ट करना होगा? सर ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग के अंदर। कहां पर? ये बात भेजे में बैठती है, ये बात समझ आती है जी? क्या मतलब? अल्लाह के बंदे जब इसको चेंज करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा। ऊपर वाले को चेंज करोगे तो सीधी सी बात है टोटल नीचे का चेंज हो जाएगा ना। हम ये तो नहीं कह सकते कि जी आपने 2019 में गलती की तो 2020 भी गलत। अच्छा कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो एक साल में होती हैं और आगे की भी सारी जो है चीज़ों को गलत कर देती हैं। जैसे रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिसिएशन, आपने एक साल भी गलत निकाला तो अगले साल का डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट पे निकलता है, वो भी गलत। उसके अगले साल का डेप्रिसिएशन भी गलत। ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, ये आगे जाके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी मुझे बताओ करंट ईयर के एरर को कहाँ एडजस्ट करना है? करंट ईयर से लास्ट ईयर के एरर को कहाँ एडजस्ट, और उससे पिछले सारे एरर्स को जमा करना है और ओपनिंग रिटेनिंग में टिका देना। ऐसा है? ये कॉपी कर लो सर, शाबाश। छोड़ दें, बड़े बेसिक से एक छोटी सी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक सी एग्जाम्पल। मुझे एक बात बताएं सर, हमारे पास डेटा है कुछ इस तरह के, हमारे पास सर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। 2022 का है जी 500 रुपये, 2021 का प्रॉफिट है सर 420 रुपये, ठीक है? गौर से देखना मेरे प्यारे भाई। और कुछ एरर्स हैं। एरर्स क्या हैं जी? इनकम नहीं बुक हुई। अच्छा ऐसा हो सकता है कि हम इनकम भूल जाएं, कोई एक इनकम हो हम रिकॉर्ड ही ना करें, भूल जाएं, हैं? ऐसा है? मिसाल के तौर पर हमने अपनी एक सब्सिडरी को, सब्सिडरी समझते हो क्या होती है? ऐसी कंपनी जिसके सारे शेयर्स आपके पास हों, हमारी अपनी कंपनी है लेकिन है एक इंडिपेंडेंट कंपनी, उसको हमने एक प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी। उस प्रॉपर्टी से आना था रेंट, हमने पिछले 3 साल से रेंट रिसीव ही नहीं किया। हम इस इंप्रेशन में थे कि जी रेंट बनता ही नहीं है। बाद में जब अग्रीमेंट हमने खोला तो पता चला जी रेंट तो लेना था, हम तो मिस कर गए। अच्छा रेंट कैसे मिस किया आपने? सर हमने रेंट रिसीवेबल डेबिट भी मिस किया है और रेंट इनकम का क्रेडिट भी मिस किया है, यानी सर पूरी डबल एंट्री मिस की हमने, रिकॉर्ड ही नहीं किया हमने। ऐसा? तो आपको कहा जा रहा है कि जी आपने 2019
2020, 2021 और 2022 में 20 रुपये का रेंट, 40 रुपये का रेंट, 45 रुपीज़ का रेंट और 48 रुपीज़ का रेंट, ये आपने मिस किया है। ये तीनों रेंट आपको बुक करने चाहिए थे। अच्छा, हम किस साल में खड़े हैं इस वक्त? हम 22 के एंड पे खड़े हैं, ठीक है जी। आपको बताया जा रहा है जी, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2021 की है 695 रुपये। अब एक बात बताओ, करंट ईयर कौन सा है? 22। लास्ट ईयर कौन सा है? 21। इससे पुराने साल कौन से हैं? अच्छा, इसका मतलब है मैं एरर्स को 3 क्लासेस में डाल सकता हूँ। ये कौन सा एरर है? ये कौन सा एरर है? लास्ट ईयर। और ये सर ये प्रायर टू लास्ट ईयर, ऐसा। अब मैं आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स बनाने जा रहा हूँ जो पेपर में आपको बनाने पड़ेंगे। एक क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें कॉलम आ रहा होगा 2022 का और कॉलम आ रहा होगा 2021 का, ठीक है। और इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ रहा होगा एक और स्टेटमेंट जिसका क्या नाम है जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और उसमें रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम है। तो मेरे पास ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 2021 आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 695 आ रहा है। कहाँ है जी? ये रिजल्ट लिखा हुआ है ना, 695। करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है जी? 500। लास्ट ईयर का कितना है? 420। इन तीनों में गलतियां, 695 में भी गलती है, 420 में भी गलती है और 500 में भी गलती है। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले सबसे पुराने एरर सही करते हैं। कौन से सबसे पुराने एरर्स? ये 2 एरर्स हैं, ये 2 एरर्स हैं। इनको अगर मैं एडअप करूं तो मैंने इफेक्टिवली 60 रुपए की इनकम बुक नहीं की। कितने की? 60 रुपए की इनकम मैंने रिकॉर्ड नहीं की, मिस कर दी। क्या ये करंट ईयर की गलती है? नहीं। क्या ये लास्ट ईयर की गलती है? नहीं, ये उससे भी पुरानी गलती है, ऐसा। अच्छा जी, क्या ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग की कोई पब्लिक रिपोर्ट रीस्टेट होगी? हज़ारों रिपोर्टें रीस्टेट होती हैं। अब बताएं जी, इस 695 को सही करना है हमने, इसमें गलती है। कितनी गलती है? 60 रुपए की इनकम रिकॉर्ड ही नहीं हुई। अभी रिकॉर्ड करूं, ऐसे रिकॉर्ड करूंगा मैं, करेक्शन ऑफ एरर मिला के कितने? 60। करेक्शन ऑफ एरर मिला के 60। इसको भी हमने आगे नोट में एक्सप्लेन भी करना है कि एरर क्यों आया। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा। स्टेटमेंट सही हो गया। अब क्या करूं जी? ये आ गया जी मेरे पास 765 55। सर इसके आगे मैं लिख रहा हूं ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर 2021 और इसके आगे हम लिख रहे हैं जी री स्टेटेड, ऐसा। या पूरा लिखना पेपर में, ऐसे नहीं लिखना। चेंज कर दिया हमने, ये एरर करेक्ट हो गया, ये एरर भी करेक्ट हो गया, डन। अब गलती कौन सी है सर? अब गलती है 2021 की, ऐसा। यहां लिखूं मैं करेक्शन ऑफ एरर। कितने का बाबू? एक मिनट। अच्छा जी, कितने का जी? 45 की। इनकम बुक नहीं की, एक्सपेंस बुक नहीं किया, तो इनकम बुक करूंगा तो ये बढ़ जाएगी। सर ये मैंने बढ़ा दी, कितने से जी? ये कितना हो गया? 460। अब बताओ मैं इस पे लिखूं रीस्टेटेड, ऐसा। अब बताओ ये वाला प्रॉफिट कहां जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, यहाँ आएगा, ये आएगा प्रॉफिट। अच्छा, ये प्रॉफिट आ गया जी यहाँ पर, किस नाम से? 2021 के नाम से। और इसके आगे भी हम क्या लिखेंगे कि ये रीस्टेटेड प्रॉफिट है। ये कौन सा प्रॉफिट है? कितनी जगह रीस्टेटेड आ गया? 3 जगह आ गया। एक पीएनएल के ऊपर आ गया और 2 जगह पे। अच्छा, अब बताओ कितना आ रही? 460। अब बताओ 465 टोटल होगा तो क्या आ जाएगा? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग किस साल का? 2021 करंट ईयर है या पुराना साल है? लास्ट ईयर है। तो 2021 की तो क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आपने लास्ट ईयर भी बताई होगी पब्लिक को, वो तो कुछ और होगी, है। तो इसके आगे भी क्या लिखना पड़ेगा? हमने कहा भाई चूंकि ये गलती हुई, ये रीस्टेट हुआ, इसमें भी गलती है तो
ये रीस्टेट हो रहा है कितना जी अभी? 1220। ऐसा। अब बताओ कौन कौन सी गलतियां सही हो गई? लास्ट ईयर भी सही हो गई, उससे पिछली भी सही हो गई। अब करंट ईयर ओपनिंग रिटर्निंग कहाँ से आया? ये बेटा यहाँ से आया, छत में से। सेट है। अच्छा जी, अब बताओ हमारे पास करंट ईयर की गलती है, तो करंट ईयर की गलती कितने की है? तो 48 अगर मैं इधर ऐड करूं तो यहाँ लिखूं पर रीस्टेटेड? नहीं सर, आप ये क्यों लिख रहे हैं? ये तो पब्लिक में पहली दफा जा रही है, तो यहाँ कोई रीस्टेटमेंट का वर्ड। ये कितना हो गया? अब बताओ ये 548 का प्रॉफिट मैं इधर ऐड करूं, प्रॉफिट फॉर 2000, यहाँ लिखूं रीस्टेटेड? नहीं सर, कितना जी? ऐड अप करो, क्या आ रहा है? 1768। इसके आगे लिखूं रीस्टेटेड? नहीं सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सर आपने इसमें जो प्रॉफिट है वो पहली दफ़ा स्टेट किया है, और मैं आ रहा हूँ 1 मिनट, ठीक है जी। और ये क्लोजिंग रिटेनिंग भी क्या है? ये फर्स्ट टाइम आ रहा है। ऐसा, ये बात समझ है? अब बताएं कहाँ आपने कहाँ रीस्टेटमेंट दिखाया? सर आपने 4 जगह रीस्टेटमेंट दिखाया। कहाँ पर? सर आपने पीएनएल में 1 जगह, और अच्छा अब सुनो, यहाँ तक तो बात हो जाती है सीधी। अब आता है कॉन्सेप्चुअल मसला, वो है ख़तरनाक मसला, और वो है हमारी बैलेंस शीट। अगर मैं तुम्हें कहूँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी, किस साल की बनती है? 22, 21 और बस 22 और 21। स्टैंडर्ड कहता है जब एरर आएगा ना तो एक एक्स्ट्रा कंपैरेटिव बनेगा। क्या बनेगा? एक्स्ट्रा कंपैरेटिव बनेगा। किसमें? बैलेंस शीट में, और किसी जगह नहीं। किसमें? बैलेंस शीट 3 कॉलम की बनेगी। 2013 में एक चेंज आया अकाउंटिंग पॉलिसी में। स्टैंडर्ड ने कहा जी एक चीज़ चेंज करनी है। आज तक हमने अकाउंटिंग डिफरेंट तरीके से की, आज से डिफरेंट तरीके से करेंगे। किसने कहा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने। किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने? IAS 19 ने, IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड है। एम्प्लॉय बेनिफिट्स का क्या मतलब? एम्प्लॉय को आप एक तो सैलरी देते हो और फिर आश्रय भी देते हो। आश्रय किस चीज़ के? ना गाड़ी वाड़ी के नहीं। जब छोड़ के जाओगे तो इतने करोड़ तुम्हारे, जब छोड़ के जाओगे तो उस वक्त जो तुम्हारी सैलरी होगी उसके 25 गुना तुम्हें मिलेगा। जब छोड़ के जाओगे उस वक्त जो सैलरी होगी मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ ईयर यू सर्व्ड। एक बंदा 25 साल सर्विस करके गया, उसकी आखिरी जो सैलरी थी मल्टीप्लाई बाय 25 उसको मिल जाएंगे। आपको पता है वो कब छोड़ेगा? नहीं पता। आपको पता है उसकी आखिरी सैलरी क्या होगी? नहीं। क्या लगाने पड़ते हैं? अंदाजे लगाने पड़ते हैं। वो अंदाजे लगाना आपको और उसकी अकाउंटिंग करना आपको पता चलेगी किसमें? IAS 19 में। उसमें एक चेंज आया। चेंज ऐसा है, उन्होंने कहा जी आज तक अकाउंटिंग ऐसे होती थी, अब ऐसे होनी है। उसने कहा जी आप एक काम करें, इसको रीस्टेट करें पिछले सालों को। तो तमाम पाकिस्तान की कंपनीज ने 2013 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाए उसमें बैलेंस शीट कितने कॉलम की बनाई? 3 कॉलम की बनाई। एक कंपनी ने नहीं, सारी कंपनीज ने बैलेंस शीट कितने कॉलम की बनाई? अब बता 3 कॉलम की बैलेंस शीट कब बनेगी? जब प्रायर ईयर से पहले कोई एरर है। ऐसा। अब सुनो, गलती का कब पता चला कि हम गलत हैं? आज पता चला है ना चाचा। गलती का कब पता चला? आज। क्या गलती है? तरीके से क्या गलती है? ये 4 इनकम बुक नहीं हुई, ना इनका इनकम बुक हुआ ना इनका रिसीवेबल बुक हुआ। ऐसा। बताएं 2019 की कितनी इनकम है? रिसीव हो गई? नहीं, रिसीवेबल है। 20 में पहुंचे तो इसमें और 40 ऐड हो गए। कितने हो गए? 60। मिल गए पैसे? नहीं। 20 तक कितना रिसीवेबल था? 20 तक बैलेंस शीट एसेट बनती है। 19 में कितना पैसा रिसीव करना है? नहीं हुआ रिसीव। 20 में आए, 40 का और रेंट ऐड हो गया। कितना हो गया जी? 60। तो इसका मतलब है सर 2020 के एंड तक 60 रुपए का रेंट ऐसा था जो हमने रिसीव नहीं किया था, लेकिन हमारा बनता था। तो बताओ, मैं इधर एक छोटा सा लाइन लिख दूं किसका? रेंट रिसीवेबल कितने का जी? 60। अच्छा, 2020 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने होंगे? हाँ बिल्कुल बने थे। क्या उसमें रेंट रिसीवेबल आ रहा था? नहीं सर, ये तो आज हमें पता चला कि गलती है। इस पे लिखें
अब बताओ 2020 के पैसे मिल गए 2020 में? नहीं सर, नहीं मिले। 2021 में पहुंचे, कितना ऐड हो गया इसमें? 2021 में पहुंचे, कितना ऐड हो गया इसमें? आंखें खोल के कितना ऐड हो गया? टोटल रिसीवेबल कितना हो गया? टोटल रिसीवेबल कितना हो गया? कितना? 105। यहाँ लिखूं 105। क्या 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने थे लास्ट टाइम? हाँ बिल्कुल बने थे। क्या उसमें ये 105 की फिगर आ रही थी? नहीं आ रही थी ना। अभी पता चला है ना भाई, 2022 में हम नशे से आजाद हुए, नशा छोड़ा तो हमें पता चला जी कि यार हमने तो रेंट रिसीव ही नहीं किया 3 सालों से। क्या 2021 में पता था ये? क्या 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रेंट रिसीवेबल आ रहा था? नहीं आ रहा था। कब पता चला कि ये रेंट रिसीवेबल है? 22 में पता चला। अब हम 21 में जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं यार, यहाँ मिस कर दिया था। हम कह रहे हैं ए पब्लिक, जिसके पास 2021 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो गलत हैं, उसमें 105 रुपए का रेंट रिसीवेबल नहीं आ रहा, जबकि क्या होना चाहिए? आना चाहिए। अब बताओ इस पे भी क्या लिखूं? अब आए जी करंट ईयर में कितना जी? करंट ईयर में क्या है जी? अभी पैसे रिसीव हो गए? नहीं सर, अभी तो पता चला है, अभी तो हमने मांगे हैं, अभी तो मिलेंगे। कितने हो गए टोटल जी? 150। अब बताएं इस पे लिखूं रीस्टेटेड? नहीं सर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो पहली दफा जा रही है पब्लिक में ऐसा। अब याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये वो 6 जगह हैं जहां आपने रीस्टेटेड लिखना है। सवाल में 2 नंबर 2 मार्क्स इन 6 जगह रीस्टेटेड लिखने के हैं। कहता है बच्चे को ये पता है कि रीस्टेटेड का वर्ड कहाँ फिट इन करना है, इसके कितने नंबर हैं? 2 मार्क्स हैं। ठीक है जी। इस सवाल में अगर सवाल आता है 8 नंबर का, 1 नंबर होता है सर 2 स्टेटमेंट मांग लेता है वो, 1.5 नंबर होता है रीस्टेटेड लिखने का। याद रखना, मैंने आज तक नहीं ऐसा सवाल देखा आइए सेट आया हो उसमें रीस्टेटमेंट आई हो और रीस्टेटेड लिखने के नंबर ना असाइन किए हो एग्जामिनर ने, ये नहीं देखा मैंने आज तक। इसके हमेशा नंबर होंगे और ये कहाँ कहाँ प्लेस करना है ये आपने सवाल में देख लिया ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक बात बताओ, करंट ईयर की गलती कहाँ एडजस्ट की? करंट ईयर में। लास्ट ईयर की गलती कहाँ एडजस्ट की? लास्ट ईयर के पीएनएल में। करंट ईयर के पीएनएल में, लास्ट ईयर के उससे पिछले पीएनएल नहीं है मेरे पास, तो वो सारे कहाँ एडजस्ट करूंगा मैं? ओपनिंग रिटेन एंडिंग ऑफ लास्ट ईयर ऐसा। बैलेंस शीट बनाने का तरीका देख लिया आपने। सर अगर 2021 का प्रॉफिट सही होता तो क्या हम 2021 के क्लोजिंग को रीस्टेट नहीं लिखते ना? व्हाट इफ के सर करंट ईयर का प्रॉफिट गलत है और लास्ट ईयर का सही है, तो नहीं लिखते हम। करंट ईयर में हमारा अकाउंटेंट जो है वो एक रात आया अकाउंटिंग करने के लिए और नशे की हालत में था, उसने डेबिट क्रेडिट ख़राब कर दिए और चला गया। सुबह आके देखा, उसने कहा ओए होए रात वाली बोतल बड़ी आ गई थी, एंट्री ऑलरेडी सीधी हो गई। उसने सही कर दिया प्रॉफिट। अब हमारा सर चीफ अकाउंटेंट आया, उसने कहा लास्ट नाइट तक प्रॉफिट आ रहा था 4 लाख का, ये 5 लाख का कैसे हुआ? अकाउंटेंट ने कहा जी सर बेड़ा गर्क कर दिया सर। उसने कहा आप लिखो इस पर रीस्टेटेड। तो अकाउंटेंट ने चीफ अकाउंटेंट को कहा सर लगता है आज आप पी के आए हैं। सर अगर मैंने करंट ईयर में कोई गलती की है उसको रीस्टेट किया, मैं उसके ऊपर कभी भी रीस्टेटेड नहीं लिखूंगा। ये बात समझ आती है सर? अब बताएं सर, ये सवाल सेट कर लोगे, इस तरह कर लोगे? अब देखें आपको एग्जाम में 4 चीज़ें बनानी होती है। कितनी? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और चौथा होता है एरर नोट। क्या होता है? मैंने आपको एरर नोट के अलावा बाकी 3 चीज़ें बनाना सिखा दी। अब मैं इस एग्जाम्पल को कॉम्प्लेक्स करता जाऊंगा और 2-3 सवालों के बाद मैं क्या ले आऊँगा इसमें? एरर नोट ले आऊँगा। अब आपने इफेक्टिवली 6 टाइप की गलतियाँ हैं, उनमें ये 4 स्टेटमेंट्स बनाना सीखना है, ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। 6 गलतियाँ और कितने? ये 4 स्टेटमेंट सही करने। पक्का? ये कॉपी करें सर, शाबाश। खुद ही कर लेना ना, ये सीखने के बाद तो खुद कर लिया करो, ठीक है ना? चेक करो तुम लोग क्लास में बैठ के भी सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे कभी कभी फ्रॉड होते हैं, ठीक है? ऐसे कभी कभी फ्रॉड होते हैं कंपनीज में, तो ऑडिटर क्यों नहीं पकड़ पाता है इनको? ऑडिटर को फ्रॉड पकड़ने के लिए ट्रेन नहीं किया गया, ये दिमाग में रखना।
ऑडिटर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर्स का ऑडिट कर सकता है, वो फ्रॉड नहीं पकड़ सकता। उसको ट्रेन नहीं किया गया फ्रॉड पकड़ने के लिए। जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो आपको सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फिगर सही हैं या नहीं है ये बता सकते हैं। ये नहीं बता सकते कि ये फ्रॉड पकड़ा गया है, फ्रॉड पकड़ नहीं। मैं जब ऑडिट करना शुरू किया ना, तो एक कंपनी के मैं ऑडिट पे गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था वो, ठीक है जी। तो वो करता ये था कि आज के दिन स्टॉक मार्केट में साल के तौर पर आपने 100 रुपये डाले, कल पैसे मुझे दिए 100 रुपये, तो मैं आज उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा, आज उस पर जो रिटर्न आएगा आपको दे दूंगा। 100 रुपये के 105 हो गए तो आपकी फ़ायदा, 100 रुपये का 90 हो गया तो आपका नुकसान। पैसे आपने मुझे कब देने? यस्टरडे देने। और इनकम मैं आपको कब की दूंगा? आज के दिन की। ऐसा तो माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़े ज़बरदस्त लोग बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, एक कोरियर कंपनी के साथ एक बंदे ने किया कंपनी के अंदर मिल के फ्रॉड। उसने कहा आप मुझे स्टैंप लगे हुए लिफाफे दे दें कि जी मेरे पास चेक आया था कल के दिन में, अगर इस दिन आज के दिन स्टॉक मार्केट बढ़ गई तो हम दिखा देंगे आपका चेक कल आया था, और जो आज मुनाफा आया उसमें आपको शेयर दे देंगे, और अगर नुकसान हो गया तो आप कल की डेट पे हमें रिक्वेस्ट डाल देना कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, तो हम आपके पैसे तो कल की तारीख पे निकलवा देंगे। और ये गेम चले जा रहा है। अब मुझे बताओ, अकाउंटेंट जो ऑडिटर होता है वो आके चीज़ें थोड़ी देखता है, वो आके क्या देखता है, सेल सही रिकॉर्ड हुई है नहीं हुई है, ठीक है जी, जो मेज़ खरीदी गई थी वो डेबिट हुई है नहीं हुई है, और जो कुर्सी की टांग टूटी है वो इम्पेयरमेंट बुक हुई है नहीं हुई है। वो ट्रेंड ही नहीं है इस चीज़ के लिए कि वो फ्रॉड पकड़े। तो फिर फ्रॉड कौन पकड़ता है सर फॉरेंसिक ऑडिटिंग भी होती है, ठीक है जी, वो एक अलग ब्रांच है, ठीक है जी। हमारे यहाँ जो टिपिकल लोग हैं वो कहते हैं जी शौकत खानम में इतना घपला हुआ, ऑडिटर कहाँ मर गया था। ऑडिटर इज़ नॉट ट्रेंड फॉर दीज थिंग्स, ठीक है जी। और पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको पता है कि किस हद तक होती है। चलें जी, अब आपने अकाउंटिंग करनी है, पता है किसकी? उस सब्सिडरी कंपनी की जिस हरामखोर ने में रेंट नहीं दिया है। उसने क्या बुक नहीं किया होगा? रेंट एक्सपेंस और पेबल बुक नहीं किया, ऐसा? तो अब आपने मुझे वो करके देना है। सर उस कंपनी का प्रॉफिट 2022 का और 2021 का है बाकी का डाटा तो है ना तुम्हारे पास, हैं? या लिख दूँ डाटा दोबारा? हाँ जी, किसी का क्लोजिंग रिटेन अर्निंग आ गया 2026। अच्छा ये याद रखना, ये एक्सपेंसेस हैं जो बुक नहीं हुआ, ये माइनस होंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। चलो जी मेरा बच्चा, किसमें डाल दो यार, मैं तो सिर्फ एक लाइन इसलिए डाल रहा था ताकि आपको रिसीवेबल समझ आ जाए। बच्चों बोर्ड में देखना दोस्त, हमारी क्लास है कितने बजे तक? 12:30 तक है, तो चलो इसको जल्दी जल्दी निपटाते हैं हम। सर हमारे पास 2022 और 2021, ठीक है जी, ये हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ जाएगा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 2021 की कितनी है? 1500। इसमें कोई गलती है? करेक्शन ऑफ एरर। 60 रुपये का एक्सपेंस अगर आप आज बुक करोगे ना तो ये रह जाएगा 1440, और ये हो जाएगा मेरा ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 2021 ही।
सर इसमें आएगा प्रॉफिट किस साल का? 2021 का। वो कितना है भाई इस कंपनी का? 610 और 700, करेक्शन कितना? ऐसा आप दिए दोनों तीन जगह रीस्टेटेड आएगा, रीस्टेटेड और रीस्टेटेड, और इसके बाद भी एक जगह रीस्टेटेड आएगा जब आप इसको क्लोज करोगे। कितना जी? 2005 ये आ गया जी, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग फॉर 2021। और ये भी क्या है सर हमारे पास? रीस्टेटेड। ऐसा अब बताएं सर मेरे पास यहाँ प्रॉफिट, इसमें कुछ चेंज है? 48 आपने निकालना है, कितना रह जाएगा? ऐसा, और यहां डाल दोगे प्रॉफिट किस साल का? क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग फॉर 2022। डन। अच्छा, जब आप बैलेंस शीट बनाने जाओगे तो हमारे पास कॉलम होंगे कौन कौन से सर? सर हमारे पास कॉलम होंगे 2022, 2021 और 2020। अच्छा, ये दोनों तो कॉलम जैसे कि दोनों सालों में गलती है, तो रीस्टेटेड और रीस्टेटेड। ऐसा मुझे बताएं यहाँ मेरे पास प्रॉफिट कितना रिपोर्ट होगा? सॉरी मेरे पास रिटेन अर्निंग, सॉरी वो कितना है? रेंट पेएबल कितना? सर 2020 में 2020 तक 60, फिर 100 और 150। अच्छा, अब एक बच्चा कह रहा है इधर रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी दिखा दें। 2020 के एंड पे रिटेन अर्निंग कितना है? 1440। ये 2021 का ओपनिंग है तो टेक्निकली 2020 का क्लोजिंग है, सही वाला क्लोजिंग। अब ये 2005 क्या है? 2021 का क्लोजिंग यहां डाल दें, और पक्का जी कर लोगे मेरे बच्चों? देख लोगे इसको? ऐसा ही है, यूं ही है, इसी तरह। चलो जी, थैंक यू वेरी मच। आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, आइए सेट पे 2 क्वेश्चन दूंगा छोटे। अच्छा मुझे बताओ, व्हाट इफ के कुछ इनकम्स हो कुछ एक्सपेंसेस हो? मिक्स कर देना, नेट इम्पैक्ट निकाल लेना, लेकिन बैलेंस शीट पे क्या आएगा? अलग अलग आएगा। इनकम रिसीवेबल अलग आ रहा होगा, एक्सपेंस पेएबल अलग आ रहा होगा। पक्का जी? व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करें? व्हाट्सएप कैसे ज्वाइन करें, अच्छा सवाल है। मैं अभी उस पर अपने फेसबुक पे एक लिंक दे दूंगा,